हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुचि उपाध्याय केमिस्ट्री क्लासेस। कल है 28 जनवरी और फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पेपर है। डर लग रहा है? डरने की जरूरत नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज लेकर आई हूँ वो है लास्ट डे टिप्स एंड पेपर पैटर्न। अभी तक आप लोगों ने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली होगी। मेरे लास्ट जो वीडियोस मैंने शेयर किए थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सब भी आपने देख लिए होंगे और आई होप तो कि आपने पढ़ाई भी कर ली होगी। तो चलिए हम जानते हैं कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा हमारा, कैसा रहता है, और उसके अलावा कुछ टिप्स जो आज रात को आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डूइंग लेट। आपका जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पेपर होता है बच्चों, वो 70 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है आप देखेंगे, वो 70 मार्क्स का रहेगा। तो 70 मार्क्स का आपका पेपर है, क्लियर है। 70 मार्क्स में जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो कितने मार्क्स के आएंगे? टोटल आएंगे 8 क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। 8 में सिर्फ आपको अटेम्प्ट कितना करना है? 5। ध्यान रखिएगा, 8 में आपको सिर्फ 5 अटेम्प्ट करना है। मतलब पढ़ना भाई हमें 5 के बराबर है कि 5 ही करोगे, चाहे जैसे भी करो आपको 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। और ये जो 5 क्वेश्चन होंगे वो इस तरीके से होंगे कि एक फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, उसका ए बी पार्ट कर लिया, सेकंड को ऐसे खाली छोड़ दिया, थर्ड का फिर से ए बी पार्ट आ गया, ठीक है, फोर्थ का भी ए बी पार्ट आ गया, फिफ्थ सपोज कीजिए खाली कर दिया, सिक्स का ए बी पार्ट आ गया, सेवेंथ अगेन खाली कर दिया, और एट्थ में इन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ करके होगा और इसमें लिखा होगा एनी टू, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपको कि टोटल 8 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको कोई 5 अटेम्प्ट करना होगा। अब यदि आप इसमें ए अटेम्प्ट करते हैं तो आपको बी भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बी किसी दूसरे का अटेम्प्ट करेंगे तो मार्क्स दोनों के हाफ हाफ ही मिलेंगे, क्योंकि ए मार्क्स ये 7 का है, इधर भी 7, टोटल ये 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा आपका, जो ए बी हो गया। यदि ये अकेला पूछा गया, इसमें कोई भी ए बी नहीं है, तो ये भी 14 मार्क्स का रहेगा। इस तरीके से ये भी आपका 14 मार्क्स है, इंडिविजुअली 7 मार्क्स, फिर अगेन ये 14 मार्क्स, ये अकेला 14 मार्क्स, दिस वन इज 14 मार्क्स, ये देखिए मिला के 14 मार्क्स। इनमें कोई एनी टू करना होगा तो 7 + 7 करके आ गया। अब हो सकता है ये 8 नंबर पे मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, ये 7 पे भी हो सकता है, तो 8 पे सिर्फ एनी टू हो सकता है। तो ये तरीका रहेगा कि 8 क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट कितना करना है? आपको अटेम्प्ट करना है 5। ओके, तो बस ध्यान रखिएगा जब 5 करेंगे तो फर्स्ट का ए बी मतलब दोनों अटेम्प्ट करना है। सेकंड का यदि आपको सिंगल आ गया क्वेश्चन और आपको आता है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन होगा, क्योंकि 14 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको उसमें लिखना होगा, ठीक है। थर्ड का ए बी पार्ट है। सपोज कभी कभार कैसे करते हैं ये लोग, बताती हूँ आपको। जैसे कि ये 5 है, 5 का जो क्वेश्चन है ये एक ही यूनिट का होगा और इसको भी ये क्या कर देंगे, इसको ये ऐसे 1 2 3 कर देंगे और ये एक ही यूनिट के क्वेश्चंस होंगे। लाइक आपसे पूछ लिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, फिर इसके अलावा पूछ लिया आपसे एटॉमिक साइज, ठीक है ना, आपसे और पूछ लिया क्या चीज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इस तरीके से एक ही यूनिट का भी आपसे पूछ सकते हैं। तो समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रही हूँ? क्वेश्चन स्पेशली फर्स्ट ए बी पार्ट में रहेगा, ए और बी, ए 7 मार्क्स, बी 7 मार्क्स, मतलब टोटल 14 मार्क्स। इनमें से आपको 5 करने हैं, आप 5 करेंगे, देखिए 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपका होगा 17 मार्क्स का, ठीक है ना। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। दूसरी बात करते हैं कि भाई 17 में पासिंग मार्क्स कितना होता है। कई लोग बोलते हैं 22 होता है, हाँ भाई होता है, लेकिन 22 मार्क्स आने पे भी वो पास नहीं हो पाते हैं। कभी कभार वो 25 मार्क्स भी लेकर आते हैं फिर भी पास नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो फेल भी हो जाते हैं, कई बार वो फेल हो जाते हैं। तो उसका रीजन है आपका सेशनल, ठीक है। आपके टीचर की तरफ से जो सेशनल मार्क्स मिलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने बढ़िया आपके सेशनल मार्क्स मिलेंगे उतना आपके लिए यहाँ से 22 मार्क्स आपके लिए मिनिमम है कि आप 22 मार्क्स ले आओगे तो पास हो, मतलब। लेकिन हमें पास तो नहीं होना है, हमें तो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना है। लेकिन आपको ध्यान रखना जरूरी है कि 22 वाले भी कुछ बच्चे होते हैं जो इतना ही पढ़ के जाएंगे क्यों 22 आए, लेकिन भाई आपके टीचर की नजरों में बहुत अच्छे होने चाहिए, डिसिप्लिन होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए, क्योंकि यदि उनके सेशनल मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे तो फिर यहाँ पर आपको जो ये मार्क्स मिल रहे हैं थ्योरी में और सेशनल मिला के आप क्लियर हो जाओगे, मतलब पास हो जाओगे। तो ये तरीका आपको समझ में आई होप सो आ चुका होगा कि हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्लियर है। अब दूसरी बात ये है
कि नेचुरल सी बात है कि हर यूनिट से एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो पेपर पैटर्न तो बच्चों आप लोग समझ गए। अब हर यूनिट से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन मेरा जो कहना है कि यदि आप अच्छे भी मार्क्स चाहते हो तो पहले 3 से लेकर 3.5 यूनिट, मतलब 3 से 3.5 यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए। ये टिप्स है आपके लिए, मैं आपको बोलूंगी। जैसे कि मैंने बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर है हमारा वाटर का चैप्टर, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर में 2 पार्ट है, उसको 2 चैप्टर कर दिया गया है आपका। एक आपका ट्रीटमेंट एनालिसिस है और एक आपका बॉयलर प्रॉब्लम एंड सॉफ्टनिंग प्रोसेस है। तो यदि मैं दोनों से वाटर के चैप्टर की बात करूं पूरा मिला के, तो हार्डनेस क्या होती है सभी को पता है, बहुत शॉर्ट में है। रीजन क्या है पता है, इनकी यूनिट्स पढ़ लीजिए और इनके बीच में रिलेशनशिप पढ़ लीजिएगा। यह हार्डनेस का पॉइंट पूरा कवर हो गया। अब इस पे न्यूमेरिकल लगाना, ठीक है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, न्यूमेरिकल भी आप लगाइए। तो हार्डनेस के ऊपर क्वेश्चन यदि आएगा तो मतलब आपको मार्क्स आने हैं। इसी में जो पार्ट 1 में वाटर में था ईडीटीए और अल्कलिनिटी, इनके डिटर्मिनेशन, इनके प्रिंसिपल, स्पेशली ईडीटीए का प्रिंसिपल है, इनके न्यूमेरिकल्स जरूर कर लीजिएगा। मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए थे, उसमें कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स भी शेयर किए थे। तो ये हो गया आपका ऊपर वाला पार्ट। नीचे सॉफ्टनिंग प्रोसेस में आपको क्या पढ़ना है, लाइम सोडा प्रोसेस, आयन एक्सचेंज, जियोलाइट प्रोसेस, ये तीनों आपको पढ़ने, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा थोड़ी सी आप बॉयलर प्रॉब्लम को पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया। तो ये फर्स्ट यूनिट अच्छे तरीके से आपने कर ली, तो ये मान के चलो कि अप्रॉक्स अच्छे खासे 14 मार्क्स आने वाले हैं आपके। लेकिन मेरा वही कहना है 3 से 3.5 यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से करोगे तो टॉप मारने वाले हो, मतलब केमिस्ट्री में बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। ओके, फिर अब मैं आगे बात करूं कि ठीक है आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ ली, सेकंड जो आपकी सेकंड नहीं बोलेंगे, थर्ड चैप्टर बोलेंगे। तो थर्ड चैप्टर जो है आपका लुब्रिकेंट है, तो लुब्रिकेंट में पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ लो अच्छे तरीके से, उसके सिग्निफिकेंस और प्रॉपर्टी, 3 4 लाइन के हैं उनकी प्रॉपर्टीज, सिग्निफिकेंस और यदि डायग्राम है डायग्राम आप कर लीजिए। लुब्रिकेशन मैकेनिज्म जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ बात खत्म हो गई, ठीक है, ये भी फिनिश हो गया। पॉलीमर में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बताना चाहूंगी कि पॉलीमर में आपको क्या करना है। पॉलीमर में एडिशन, कंडेंसेशन, ये 3 है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडेंसेशन और कोपॉलीमराइजेशन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और इनके एग्जाम्पल, क्योंकि यही एग्जाम्पल ही आपके एग्जाम में आते हैं। एडिशन में यदि हम बात करें आपके सिलेबस की, तो एडिशन में सिलेबस में आपके है पीवीसी, पीएमएमए और इसके अलावा है पीटीएफई, ठीक है। ये तीनों की प्रॉपर्टी भी, प्रिपरेशन और यूजेस पढ़ लीजिएगा। पीएमएमए का 2 नाम और याद रखिएगा, फ्लेक्सी ग्लास और ल्यूसिड। पीटीएफई का नाम क्या है, इसको हम टेफ्लॉन भी बोलते हैं एंड फुल नेम इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। तो ये एडिशन के एग्जांपल हो गए। अब कंडेंसेशन पे आ जाओ। कंडेंसेशन में आपको क्या पढ़ना है, नायलॉन 666, डेक्रॉन, बैकेलाइट, ठीक है ना, बैकेलाइट, ये आपको ध्यान रखना, और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। ये 3 आपके 5 जो है कंडेंसेशन के हैं, नायलॉन 6, बैकेलाइट, डेक्रॉन और आपका क्या हो जाएगा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। डेक्रॉन के भी पूरे नाम याद रखिएगा, टेरिलीन, टेरीन, पॉलिएस्टर, टेरेप्थलेट, इनमें से किसी भी नाम से पूछ सकते हैं। कोपॉलीमराइजेशन में आपको पढ़ना है ब्यूना एस एंड ब्यूना एन, ये पढ़ना है, ठीक है। रबड़ क्या होते हैं, रबड़ 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रबड़, सिंथेटिक रबड़। सिंथेटिक जो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, मोस्टली मैक्सिमम जितने भी रबड़ है वो सिंथेटिक रबड़ है। ब्यूना एस, ब्यूना एन सिंथेटिक रबड़ है। एक्सप्लेन करके इनके एग्जाम्पल दे दीजिएगा। इसके अलावा वल्कनाइजेशन की प्रोसेस, वल्कनाइजेशन क्या होता है, रबड़ जो नेचुरल रबड़ का होता है, इट इज यूजलेस जस्ट लाइक अ गोल्ड। एक 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो भी किसी काम का नहीं होता, वैसे ही नेचुरल रबड़ भी हमारे किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, नेचुरल रबड़ को हीट करते हैं सल्फर के साथ। जब हम उसको हीट करते हैं एक हाई टेम्परेचर पे 120 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं, तो क्या होता है, ये वल्कनाइज्ड हो जाता है। तो ये 10 गुना टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाती है। तो वल्कनाइजेशन की प्रोसेस जरूर पढ़िएगा। हो गए ना कंप्लीट आपकी 3 से ज्यादा यूनिट, मतलब वाटर के 2 चैप्टर,
लुब्रिकेंट और आपका आ गया पॉलीमर। इतनी चीजें पढ़ लीजिए। अब टाइम है सिर्फ जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने का। फेज रूल, फेज रूल में क्या बोला मैंने, सिंगल सिस्टम कौन सा है, वाटर सिस्टम, इसका डायग्राम इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। यदि हम बात करें डबल वाला जो फेज है उसमें क्या आएगा, तो उसमें आता है CUAG का डायग्राम। तो सिंगल वाला ध्यान रखिएगा, आपको वाटर सिस्टम तो जरूर ध्यान से पढ़ना है। टाइम है तो CUAG पढ़ लीजिए और कोरोजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, वो तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन टाइप्स ऑफ कोरोजन एंड इसके मैकेनिज्म क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। खत्म हो गया आपका चैप्टर फेज रूल वाला भी। अब लास्ट यूनिट जब आपने इतनी पढ़ ली ना एंड यू हैव टाइम, यदि आपके पास टाइम है तो आप सबसे पहले उठाना कौन सा, पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट, क्योंकि वो दो पार्ट जो दो लास्ट के जो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल उठाना, उसमें शॉर्ट में पूछते हैं एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पोलराइजेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आपका प्रिंसिपल, ये सब चीजें पूछा शॉर्ट में, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। अब जब टाइम मिल जाए तो फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आइएगा, प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, यूवी विजिबल के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, लैम्बर्ट्स बियर लॉ बहुत पूछा जाता है तो वो पढ़ लीजिएगा, टाइम है तो बच्चों अब टाइम बहुत कम बचा है। आज की रात मतलब 27 जनवरी 2025 की जो आपके पास नाइट है, उसी नाइट में आपको आज पढ़ाई करनी है। जैसा मैंने आपको बताया है उस तरीके से पढ़िए। आपको 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ये 5 क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप आपकी 3.5 यूनिट तो तैयार कर लीजिए। तो वाटर का चैप्टर पूरा पढ़ डालिए, पॉलीमर पढ़ डालिए, लुब्रिकेशन वाला पढ़ लीजिए, हो गया कल्याण। बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स आने वाले हैं। टाइम मिलता है तो आगे की यूनिट को पढ़िए, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स ही हैं, लेकिन पहला हमारा मिशन होता है कि हम अच्छा खासा स्कोर कर ले। अप्रॉक्स 45 मार्क्स तक आप मतलब ले ही लोगे यदि आप 3 से 3.5 यूनिट कर लेते हो, तो आपके 45 मार्क्स तक आप पहुंच जाओगे आराम से। तो बच्चों उस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की रात है तो आप अगर रात भर जाग रहे हो, नो नीड, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ा सा रेस्ट जरूर कर लीजिएगा, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़िए, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। कुछ एक बोलते हैं फ्लैश कार्ड टाइप का जिसको हम बोलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को थोड़ा सा हाईलाइट करके, जैसे बुलेट पॉइंट में कर लिया, कुछ फॉर्मूले को ठीक है पढ़ लिया। पॉलीमर में एक बात ध्यान रखना, जितने भी रिएक्शन याद कर रखोगे, पहला हाथ और लास्ट हाथ खाली रहता है, मतलब बॉन्डिंग। पॉलीमर जब बनता है तो बॉन्डिंग होती है, पहले वाले में बॉन्डिंग और लास्ट में। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, ध्यान से थोड़ा सा सुन लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि गड़बड़ आप लोग एग्जाम में बहुत करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। लाइक मैं आपको बोलती हूँ कि यदि आप ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 आप बनाते हैं माना, ठीक है ना। चलिए आपके सिलेबस की बात करते हैं। अभी आपके सिलेबस में ये नहीं है, आपके सिलेबस में पॉलीविनाइल क्लोराइड है। आप सपोज कीजिए यदि आपने पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाया, CH2 CHCl, ये है पॉलीविनाइल। तो ध्यान रखना हर पॉलीमर में एक पहला हाथ और एक लास्ट का हाथ बच्चों खाली रहेगा। मैं तो हाथ बोलती हूँ, ठीक है, दिस इज बॉन्डिंग। कार्बन की 4 बॉन्डिंग होनी चाहिए यदि हम साइंटिफिक वे में बात करें, दिस 1 2 3 4 है ना। लेकिन आपको यदि लर्न करना तो याद रखिएगा, पॉलीमर जब बनता है तो पहला हाथ और लास्ट का हाथ खाली रहता है, ठीक है। तो ये पहला और लास्ट का हाथ खाली रखिएगा। आप लोग एग्जाम में एक चीज और बहुत गड़बड़ करके आते हैं, ज्यादातर बच्चे हद से ज्यादा गड़बड़ करते हैं, वो है वल्कनाइजेशन की प्रोसेस में वो बॉन्डिंग लगाना भूल जाते हैं। मतलब आपको पता है कि देखो भाई, नेचुरल रबड़ बनता है आइसोप्रीन से। किससे बनता है? आइसोप्रीन से बनता है, ये आपको पता ही है। लेकिन आप लोग गड़बड़ क्या करते हैं, नेचुरल रबड़ का देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरीके से होता है। यहाँ बॉन्डिंग पहले से, क्या आप वल्कनाइज करने जा रहे हो, तो जब आप वल्कनाइजेशन की प्रोसेस कर रहे होते हो तो ये स्ट्रक्चर रहता है, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा, ये है आपका नेचुरल रबड़। और जब हम वल्कनाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, ऐसे हम ज्यादा ले लेते हैं, ऐसे हम एक और ले लेंगे, और बाद में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड के बीच में ये ब्रेक टूटेगा और उसमें वो जुड़ेंगे, क्या? सल्फर, क्योंकि सल्फर के साथ हीटिंग की जाती है। तो वल्कनाइजेशन की प्रोसेस में लास्ट की बॉन्डिंग जरूर याद रखना कि ये वल्कनाइज रबड़ में लास्ट में बॉन्डिंग दिखेगी। मोस्टली बच्चे गायब कर देते हैं,
देखो ना स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। आप लोग स्ट्रक्चर बनाओगे और स्ट्रक्चर बनाने के बाद जैसे आप लोग स्ट्रक्चर मैं बताती हूँ आपको, बहुत ही यदि देखा जाए तो ये चीज नहीं करना चाहिए, लेकिन मोस्टली बच्चे ये गड़बड़ी करते हैं। क्या गड़बड़ी करते हैं जो मैंने आपको बताया है वो ये, जैसे स्ट्रक्चर देखिए मैं आपको बताती हूँ वल्कनाइज रबड़ बनता कैसे है। तो वल्कनाइज रबड़ के लिए कोई अच्छा सा चलिए ले लेते हैं। ये इस तरीके से वल्कनाइज बनेगा। तो देखिए यहाँ पर CH2 CH3, यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ तो यहाँ पे देखिए सल्फर जुड़ जाएगा। देन उसके बाद C सिंगल बॉन्ड CH3H, यहाँ पर आ गया CH2 एंड देन CH2। देखिए ये है वल्कनाइज्ड रबड़। वल्कनाइजेशन प्रोसेस में ये तैयार होगा। अब गलती क्या करते हैं बच्चे मोस्टली गलती यही करते हैं, यहाँ से देखिए ये बॉन्ड गायब कर देंगे, बॉन्ड गायब कर देते हैं तो फिर ये वल्कनाइज्ड रबड़ नहीं है, कार्बन की बॉन्डिंग है सेटिस्फाइड ही नहीं, तो वल्कनाइज नहीं कहलाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। तो आपको ये ध्यान रखना है भाई कि यहाँ पर एंड में बॉन्डिंग रहेगी, और इसमें जो रिएक्शन में अनवल्कनाइज्ड रबड़ भी है वो भी तो नेचुरल रबड़ ही है ना, तो उनमें भी बॉन्डिंग रहेगी। वो ध्यान रखिएगा क्या था उनमें अंतर, कितना था उनमें, यही चीज अंतर था। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ये चीज हटा दो, इनको प्लस कर दो, यहाँ पे इसको प्लस कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लग गया इनके बीच में, यही तो था। तो ये अनवल्कनाइज्ड होगा, और जब ये वल्कनाइज्ड बनेगा तो ये बॉन्डिंग हट जाएगी, यहाँ से भी हट जाएगी, इधर से भी हट जाएगी, और हम एक सुंदर सा कलर यूज कर लेते हैं, और ये सुंदर से कलर के साथ यहाँ पर हम सल्फर की जो डबल बॉन्डिंग है वो कार्बन की ब्रेक होकर उसके साथ सल्फर चेंज हो जाएगी। तो ये है वल्कनाइज्ड रबड़। तो पॉलीमर के चैप्टर में ये वल्कनाइजेशन की प्रोसेस भी पढ़ लीजिएगा। PVC पढ़ लिया, टेफ्लॉन पढ़ लिया, PMMA पढ़ लिया, इसके साथ जितने कंडेंसेशन के एग्जाम्पल है वो पढ़ लीजिएगा। अब टाइम है बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, इजिली आराम से रिलैक्स होकर पढ़ो बच्चों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पानी बीच बीच में पीते रहो, 1 घंटे में 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का रेस्ट जरूर लो, बॉडी को रेस्ट देना भी बहुत जरूरी है। बहुत ही बोलते हैं ना कि ब्रीथ, खुल के ब्रीथ लीजिए और छोड़िए रिलैक्स होके, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और प्लीज एग्जाम कल है इसलिए पूरी रात पढ़ते मत रहिएगा कि उसे पता एग्जाम टाइम में नींद आ जाए आपको, इसलिए थोड़ा सा नींद लेने की भी जरूरत है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये कुछ टिप्स थे आपके लिए, और कैसे पेपर आएगा ये मैंने आपको समझा दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कल है आपका एग्जाम, मतलब 28 जनवरी को, और एग्जाम के बाद आप जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ है, कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।